नमस्कार। आप सभी का इस हारमोनियम वादन के सीरीज में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक बीजापुरे हारमोनियम फाउंडेशन एंड स्पेशली टू डॉक्टर रविंद्र कातोटी जी who has taken this initiative, and we all are part of this series to support the lockdown. हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस कोरोना संकट से गुजर रहा है और इसके लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 21 दिनों का लॉकडाउन रखा था, इसको हम लोग बखूबी इसका पालन कर रहे हैं और पूरी तरह से संवेदनाएं हम लोगों की उनके साथ है। आज का जो ये हारमोनियम वादन का मैंने जो एक शीर्षक चुना, उसमें मैं उप शास्त्रीय संगीत में जो भी मुख्य रूप से जो राग प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग में आते हैं, जैसे काफ़ी है, खमाज है, पीरू है, पहाड़ी है, भैरवी है, ऐसे रागों पर जितना समय होगा उस पर चर्चा करूँगा। और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव ये अच्छा हुआ है। और कल जैसे आदित्य भाई ने बहुत अच्छा किरवानी और ये रागमाला, फिर नाट्य संगीत, गज़ल, सारंग जी ने भी बहुत अच्छा मधुबंती बजाया था। तो ऐसे करके हम सभी हारमोनियम प्लेयर अपना अपना योगदान दे रहे हैं और जितना हो सकता है वो करेंगे। हारमोनियम और ठुमरी या उपशास्त्रीय संगीत जो कहिए, मेरे विचार से काफ़ी इस पर काफ़ी काम हुआ है पहले के समय में, और इसको हमारे संगीत में और विशेषकर शास्त्रीय संगीत में जो हमारा ये हारमोनियम वाद्य आया, पिछले 3-4 दशकों से इसने काफ़ी ख्याति प्राप्त की और आज यह लगभग सभी संगीत कार्यक्रमों में या जितने भी हमारे संगीत के जॉनर्स हैं, क्षेत्र हैं गायन के, उन सब में यह बहुत भली भांति स्थान प्राप्त कर गया। मुझे ऐसे फेसबुक लाइव जाने का कभी अवसर नहीं मिला और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो एक ऑडियंस होती है तो उसके सामने एक अलग मूड होता है, लेकिन मुझे पता है यहाँ भी बहुत सारी ऑडियंस है जो मुझे देख और सुन पा रही है, लेकिन फिर भी एक जो मूड आता है लाइव ऑडियंस को देख कर, इसमें थोड़ा सा नहीं आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, वो आपको लग रहा होगा शायद मेरे लिए ये नया है, लेकिन मैं डॉक्टर रविंद्र कातोटी जी का आग्रह टाल नहीं पाया। और उनका आग्रह, वो तो कहते हैं कि मैं आग्रह कर रहा हूँ, लेकिन वो हम लोगों के लिए एक आदेश होता है, क्योंकि वो जितना हारमोनियम के लिए कर रहे हैं या करते हैं, तो इसमें साथ आने के लिए मैं तैयार हुआ। तो जैसा मैं बता रहा था, हारमोनियम का महाराष्ट्र प्रांत में जिस ढंग से, या कर्नाटक प्रांत में या गोवा के तरफ जिस तरह से हारमोनियम को प्रिजर्व किया गया, उसका डॉक्यूमेंटेशन कहिए, उसका हिस्ट्री कहिए, उसके जो भी वादक हुए, प्रसिद्ध वादक हुए, जिन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी हद तक उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। उनके रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं काफ़ी, जैसे पी मधुकर जी का नाम लें और गोविंदराव पटवर्धन जी का नाम लें, और ये जितने भी
उस समय के बड़े बड़े हारमोनियम वादक हुए, उन सब लोगों का कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन और उनके बारे में लिख के रखा गया और उस पर काम भी होता रहता है, उस वादन शैलियों पर, उन तरीकों पर। लेकिन उत्तर भारत में जिस हिसाब से लगभग दोनों के शुरुआत का समय मेरे विचार से लगभग आसपास का ही है, लेकिन उत्तर भारत में उस तरह से उसको उतना कहिए कि सिंसियरिटी के साथ या उतने लगन से या वैसे उसको नहीं आगे कर पाए, हम लोग इसको नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अगर हम ठुमरी और हारमोनियम के अगर उसमें जाएं, इतिहास में जाएं, और स्पेशली उत्तर भारत में जब हम बात करते हैं तो भैया साहब गणपत राव का नाम सबसे पहले आता है। और ये सारे जितने भी हारमोनियम प्लेयर्स हैं सभी मानते हैं कि उनका अतुलनीय योगदान है हारमोनियम के क्षेत्र में भैया साहब गणपत राव का। भैया साहब गणपत राव ग्वालियर नरेश थे, ग्वालियर के राजा जियाजी राव के पोष्य पुत्र थे, और उनकी जो माता जी थी चंद्रभागा देवी जी, वो उस जमाने की बहुत प्रख्यात ठुमरी गायिका थी, और खुद भैया साहब ध्रुपद, धमार, बीन, रबाब इन सब की तालीम ली थी। लेकिन जैसे भी हो, उनके दिल में, उनके हृदय में हारमोनियम के लिए एक विशेष स्थान कैसे आया, कब आया, क्यों आया, इसकी थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिलती हैं, पूरी तो नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए, उस पर काम करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी साधना की। और ऐसा मैंने एक दो जगह पढ़ा भी है बुक्स में कि वो बाएं हाथ से बजाते थे। तो उसके पीछे वो अपना तर्क देते थे कि से सितार, सरोद, बीन, मिजराब दाएं हाथ से आघात करके और बाएं से बजाते हैं, उसी तरह से मैं दाहिने हाथ से बाकी करता हूँ और बाएं हाथ से बजाता हूँ। बहुत सारी जगह मैंने अपने रिसर्च के दौरान, जब मैं हारमोनियम पर काम कर रहा था, मैंने पढ़ा कि हारमोनियम पर वैसी वाद्य यंत्र के स्टाइल की, तरीके की गति और ठुमरी बोल बनावटी या बोल बांट की, ऐसा बजाने में उनका कोई सान ही नहीं था। ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा है। और उस जमाने के तमाम जितने भी ठुमरी गायक थे या वादक थे, वो कहीं ना कहीं भैया साहब से काफ़ी प्रभावित थे, और हारमोनियम को एक नए आयाम पर ले जाने में उनका बहुत योगदान रहा। तो आपको मैं कुछ उस समय के जो उत्तर भारत में अच्छे हारमोनियम वादक जो हुए उस समय के, उनके कुछ नाम मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरह से यह डॉक्यूमेंटेशन भी है कि हम सभी देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं। तो मैं कुछ नोट किया हूँ, तो वो आपको बहुत संक्षिप्त में सुनाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं बजाऊंगा। ये छोटी चीज़ों की चर्चा में, अर्थात ठुमरी, दादरा, इसको छोटी चीज़ क्यों कहते थे मुझे आज तक नहीं समझ में आता है, लेकिन यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस ज़माने में या उस समय में जिसने भी इसका ये नाम लिया, यह सोच के नहीं लिया होगा कि यह कोई छोटी चीज़ है, क्योंकि ख्याल जैसे बहुत ही अनुशासनात्मक और नियमबद्ध और लय ताल से बद्ध, और एक उसमें नियम का इतना भार रहता है, और उसके बाद भी वह स्वच्छंद रूप से गाया जाता है। मर्यादाओं के बीच रह के थोड़ा वो उत्शृंखल भाव, जो उनको स्वतंत्रता जो चाहिए थी, वो शायद वो नहीं मिलती थी। इसके लिए ठुमरी, दादरे और कजरी, ये जो गायन विधाएं हैं वो आई चर्चा में। तो
थोड़ी स्वच्छंदता मिली, थोड़ी इसमें उनको कहिए छूट मिली, इसलिए शायद वो इसको छोटी चीज़ बोलते होंगे। लेकिन मैंने ऐसा भी पढ़ा है उस ज़माने के सभी कि जो अच्छा ख्याल गायक होगा वो अच्छी ठुमरी गा सकता है, ऐसा मैंने सुना है उस समय जगह ऐसा उल्लेख आया है। और बहुत बड़े बड़े ख्याल गायक भी प्राइवेट महफिलों में, जो छोटी महफिलें हुआ करती थी उस समय, उसमें बहुत अच्छी ठुमरियाँ गाते थे बड़े बड़े उस्ताद। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा सुनने में आता है जिनको आप ख्याल का पितामह या पाथ फाइंडर बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छी ठुमरियाँ गाते थे। लेकिन वो एक विधा में इतना नाम हुआ था, इसलिए शायद वो दूसरी विधाओं में उन्होंने अपने आप को आगे नहीं किया। वो जो और लोग करते थे उसके लिए उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया, कायम रखा। तो इस चर्चा के प्रसंग में जब हम ठुमरी या उसकी बात करेंगे तो हारमोनियम का जिक्र करना संगीत नहीं होगा। ठुमरी, दादरा, इन जैसी चीज़ों में रंग भरने के लिए और उसको सजाने के लिए एक से एक हारमोनियम वादकों का अतुलनीय योगदान रहा है। इसमें भैया साहब गणपत राव की ही परंपरा के सोनी महाराज गया के, माधोलाल कटियार, गोविंद लाल नकफोफा जी, डॉक्टर मुनीश्वर दयाल जी और पटना के बाबू श्याम नारायण सिंह जी, ये उस जमाने के ऐसे हारमोनियम वादक हुए हैं कि जिनको आप राग रागिनियों का सोलो वादन के लिए कहिए या उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरे, इसके लिए आप कहिए, उसमें निष्णात थे, पारंगत थे। और इसके उदाहरण आपको उस समय की जितनी संगीत के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, आपको उसमें इसका आपको चर्चा मिल ही जाएगा। हारमोनियम जैसे मीण, गमक तथा श्रुति विहीन साज के माध्यम से जो भी एक उसमें रंग जो लाना चाहिए या वो नहीं ला सकता था, उसके बावजूद ठुमरी के बोलों को खटकों, मुर्कियों तथा तानों के साथ बखूबी पेश करने में ये सारे हारमोनियम के उस्ताद माहिर थे। जमजमा, खनक, मुर्की और गिटकरी हारमोनियम से जैसी अदा होती है, शायद वैसे अन्य कहीं करना उतना आसान या उतना संभव नहीं होता है। यहाँ तक कि सपाट की तान भी जितनी तीव्र गति से हारमोनियम पर सुनाई देती है साफ साफ, वो थोड़ी अलग उसमें वाद्यंत्रों पर थोड़ी मुश्किल होती है। और सबकी अपनी अपनी जो है लिमिटेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो विशेषकर ठुमरी की संगत में जो हारमोनियम, यह वाद्य जो प्राण फूंकता है, बोलों को जीवंत कर देता है, यह केवल जुबानी खाता नहीं बल्कि उनका बजाना इसका प्रमाण था कि संपूर्ण भारतवर्ष में इन हारमोनियम वादकों के टक्कर के वादक नहीं थे। ऐसा मैंने गजेंद्र नारायण सिंह जी, जिन्होंने बिहार की संगीत परंपरा नाम से बुक भी लिखी, और उनसे मेरी काफ़ी बातें होती थी कि कैसे कैसे थे, क्योंकि हम लोग अक्सर सुना करते थे कि गया में और बंगाल में और बिहार के अन्य प्रांतों में ऐसे ऐसे हारमोनियम वादक हुए हैं कि जो शायद जितना उनका नाम या जितनी उनको पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई अपने जीवन में। पुराने बुजुर्गों से सुनने में आया है कि बनारसी ठुमरी के नाम से पूरब की ठुमरी पनपी लखनऊ में और पल्लवित पुष्पित हुई गया और बनारस में। 19वीं सदी के मध्य गया बिहार के प्रमुख संगीत केंद्र रहा, जहां एक से एक बढ़कर संगीतकार हुए, जिन्हें हारमोनियम वादन और ठुमरी गायन में कमाल की महारत हासिल थी। स्वर्गीय गोविंद लाल नकफोफा जी एक जगह लिखते हैं कि दरभंगा के राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह सोनी महाराज के वादन से इतने प्रभावित हुए कि 13,000 चांदी के सिक्के उन पर न्यौछावर कर डाले। ये तो कहानियां हैं, हकीकत भी होंगी ऐसा मेरा विश्वास है। और 1903 में 1903 में जब सोनी महाराज मात्र 18 वर्ष के थे तो
भैया साहब गणपत राव से उनकी मुलाकात हुई। ठुमरी और वादन की कला में भैया साहब का लोहा उन दिनों सभी मानते थे। गयवाल पंडा और रईस माधोलाल कटियार ने उनके भैया साहब की खिदमत का सारा बेड़ा अपने ऊपर उठाया था और सोनी महाराज को हारमोनियम सीखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। सोनी महाराज का हारमोनियम वादन इतना लोकप्रिय हुआ कि वो पहले इसराज बजाते थे। इसराज छोड़कर वो हारमोनियम की ओर ही प्रवृत्त हो गए। पंडित जगदीप मिश्र जी से ठुमरी में मार्गदर्शन पाकर उसे हारमोनियम पर बजाकर 2 साल में उन्होंने इतनी ख्याति अर्जित कर ली कि भैया साहब का पूरा साहचर्य उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी वादन कला की बारीकियों को सुन सुनकर सोनी बाबू आत्मसात करते हैं। उनके शागिर्द गया के सरदार पंडा और रईस गोविंद लाल नथोफा की जादुई उंगलियां 70 साल की पक्की उम्र में भी हारमोनियम की सुरों पर वह गुनगुनाती हैं। जैसा कि गजेंद्र नाथ चाचा जी का 70 साल की उम्र में भी उन्होंने सोनी महाराज से ऐसी ऐसी गतें और ऐसी ऐसी ठुमरियाँ उन्होंने हारमोनियम पर सुनी। वो कहते थे कि उनके बोल जो काटने का अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई गा रहा हो। उनके अंदर इतना अंदर उनके संगीत था, क्योंकि वो बहुत सारी विधाओं को सीखने के बाद उन्होंने हारमोनियम बजाना शुरू किया था। रामचंद्र मलिक जी बताते हैं कि बोल बांट की ठुमरी का सोनी बाबू के पास अपूर्व भंडार था। जो खुद इतने बड़े ध्रुपद गायक थे रामचंद्र मलिक जी, अगर वो कह रहे हैं तो जब हारमोनियम पर वह कोई बोल छेड़ देते थे, कोई भी जैसे ठुमरी का बोल छेड़ दिया या कोई गति, तो ऐसे लगता था कि बीन रबाब जैसा काम चल रहा है उस पर, क्योंकि वो सीखे हुए थे। तो जाहिर सी बात थी वो सब उनके हारमोनियम में आ गई थी। उस समय का एक और बड़ा नाम था स्वतंत्र वादन में। हारमोनियम पर स्वतंत्र वादन तथा गत बजाने की कला में डॉक्टर मुनेश्वर दयाल जी का कोई जवाब नहीं था। बाबू श्याम नारायण सिंह ठुमरी अंग के वादन में निष्णात थे। गफूर मियाँ संगति बड़ी चुस्त दुरुस्त करते थे। इनकी टक्कर के हारमोनियम वादक देश में कम हुए। बंगाल के मशहूर हारमोनियम वादक मंटू बनर्जी जी ने हारमोनियम वादन की कला मुनेश्वर दयाल जी से ही सुनी। आप लोग 3-4 दिन बाद इसी प्लेटफॉर्म पर सुगेंदु बनर्जी जी को सुनेंगे, जो उस घर से सीधा संबंध रखते हैं। तो वहाँ भी बंगाल में भी जो हारमोनियम गया वो बिहार से ही, गया से ही होकर गया। और कहीं ना कहीं वो भैया जी गणपत राव और मुनेश्वर दयाल जी और मंटू बनर्जी जी, ये डायरेक्ट लिंक ये जुड़ा हुआ है, जो कि लगभग उतना ही पुराना है जब से हारमोनियम वादन शुरू हुआ हमारे देश में। उस जमाने में गया ठुमरी का ऐसा केंद्र बन गया था कि पूरब अंग के सर्वोच्च कलाकार भैया साहब गणपत राव तथा उनके शिष्य मौजूदीन खां वर्षों गया आकर टिके रहे। पूरब अंग में खींच के बोलों ठा की ठुमरी चलने का जो प्रचलन था वो जगदीप मिश्र जी ने प्रारंभ किया। जगदीप मिश्र जी मूलतः आजमगढ़ के निवासी थे, लेकिन वो बनारस में आकर रहने लगे और बाद में गया को ही घर बना लिया। वह भैया साहब के समकालीन और बोल बनाव की ठा की ठुमरी के उत्कृष्ट गायक। जगदीप मिश्र बड़े मिजाजी गवैया थे। एक बार कहीं से गाकर 4 बजे भोर में वह वापस घर लौटे। उनकी पत्नी देर से जगती थी। 8-9 बजे के पहले वह कभी भी बिस्तर नहीं छोड़ती थी। सो दरवाजा बंद था अंदर से। जगदीप मिश्र वहीं बंद किवाड़ की जो सांकल होती है जिससे लॉक करते हैं दरवाजा, पकड़कर खड़े हो गए और भैरवी में ठुमरी महाराजा की ओड़िया खोलो रस की बूंद पड़ी गाते रहे 4 बजे भोर से 9 बजे रात तक। ऐसा उस समय के जिन्होंने भी सुना है और देखा है वो वाकया उन्होंने गजेंद्र चाचा से शेयर किया था। और वो बोल भरते रहे और अपनी ठुमरी के ताने बाने बुनते हुए संगीत में खोए रहे। 1880 में वह बनारस के शेख सलीम के फाटक में आकर रहने लगे। तो कहते हैं कि जगदीप जी से प्रभावित उन्हें सुनकर ठुमरी की बारीकियां सीखी और बाद में भैया साहब के शिष्य हो गए। मतलब समकालीन थे दोनों, लेकिन एक दूसरे से इतने प्रभावित थे कि वो उनके शिष्य हो गए बाद में।
भैया साहब के संरक्षण और प्रभाव से उनकी शोहरत में काफ़ी इजाफा हुआ। अप्रतिम हारमोनियम वादक और ठुमरी नवाज गुलाम मोहम्मद खां, गुल मोहम्मद जिनका नाम था, गया में ही रहते थे। उनसे बेगम अख्तर जी ने तालीम पाई थी। उस जमाने की विख्यात ठुमरी गायिका में बेगम अख्तर जी, जद्दन बाई जी, काशी बाई जी, रसूलन बाई जी, सिद्धेश्वरी देवी जी, बड़ी मोती बाई जी, छोटी मोती बाई जी, न जाने कितनी ही जानी मानी गायिकाएं गया, बनारस और बिहार के अनेक जगहों में प्रवास किया करते थे। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि उत्तर भारत में जो एक माहौल और एक अच्छा वातावरण जो संगीत का था, वो अब शायद कहीं लुप्त हो गया है। क्योंकि ऐसे ऐसे खजाने जब हमारे यहाँ थे, तो आज जब मैं हारमोनियम की तरफ देखता हूँ और उत्तर भारत को देखता हूँ, तो वो संवेदना, वो जिसको बोलना चाहिए समर्पण, वो आज नहीं दिखाई देता है, खासतौर से इस वाद्य यंत्र में। दूसरा नाम आता है ठुमरी, टप्पा और छोटी चीज़ों के प्रसिद्ध गायक रामू जी का, राम प्रसाद मिश्र रामू जी, कि उनको इस कदर पूरबंग का असर हुआ और वो गाते थे कि वो भी बनारस छोड़कर गया में जाकर रहने लगे। लेकिन हारमोनियम वादन की कला में भी रामू जी अद्वितीय थे। बोलों का निकास वह हारमोनियम से इस कदर करते थे कि जैसे लगता था कि कोई गा ही रहा है। उनकी उंगलियां जब हारमोनियम की पटरियों पर होती थी तो बोल ऐसे कटते थे, लगता था गला बोल रहा। तो ऐसे करके हारमोनियम धीरे धीरे उस जमाने में काफ़ी ख्याति पाया और काफ़ी इसके बड़े बड़े कलाकार हुए। यहाँ पर कुछ नाम जो हैं वो, जैसे मैंने गहवाल पंडा, माधोलाल कटियार जी, जफर नवाब जी, साद मियाँ और चंद्रिका दुबे, अवध पाठक सितारिया, नंदकेश्वर मलिक और तबला वादकों में वीरू मिश्र जी, मौलवी राम तबलिया, ये सब लोग उस समय की महफिलों में वहाँ पर जाते थे, जिनमें से काफ़ी लोग बाद में कलकत्ता में जाकर रहने लगे, क्योंकि वहाँ संगीत का ज़्यादा माहौल था, वातावरण था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा जो एक माहौल, या बनारस, लखनऊ, ये तीनों, अगर आप कलकत्ते की तरफ जाएंगे तो लखनऊ, फिर बनारस, फिर गया, फिर कलकत्ता, तो ऐसे यह एक ठुमरी का और हारमोनियम वादन का एक अच्छा गढ़ था एक ज़माने में। क्योंकि उस ज़माने तक के कुछ तो डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं। मुनेश्वर दयाल जी के समय में काफ़ी कुछ लिखा है, उन्होंने गतों की रचना की थी, और ऐसा मेरे सुनने में आया कि उनके बेटे के पास अभी भी हैं वो सब उनकी डायरी वगैरह, जिसमें उन्होंने करीब करीब हारमोनियम पर बजने लायक करीब 5000 गतों की रचना की है। क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ध्रुपद, धमार और सितार, ये सब सीखने के बाद हारमोनियम शुरू किया था। और आप जैसा कि पंडित मंटो बनर्जी जी का वादन और वो सुनेंगे तो उससे पता चल जाता है कि वो कैसे गुरु रहे होंगे जिन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब वो माहौल, अब वैसा जो असर है या वैसे जो सुनने की जो श्रोता होते थे, अब वो शायद वो थोड़ा कम हो गया है। इसकी कई वजह हो सकती है, उस पर तो हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पर। आज तो थोड़ा बजाना भी है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ये सब बताया कि कातोड़ी जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला थोड़ा इंटरेक्टिव भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर कोई जानकारी आप साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं ये थोड़ी बातें आपके साथ शेयर की। और मैं आज का वादन एक काफ़ी होली ठुमरी से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि होली अभी अभी गई है, कैसी है धूम मचाई। और जैसा कि लॉकडाउन में हम, तो मैं और हमारे बड़े भाई
डॉक्टर अजय कुमार जी हैं यहाँ पर, तो हम दोनों ही करीब करीब 15 दिन से इस घर में हैं, जो फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स परकशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उनको मैं इनवाइट करूँगा कि आए और थोड़ा तबले पर साथ दें मेरा, और उन्होंने ये सब सेटअप किया जिसकी वजह से देख पा रहे हैं हम लोग घर में भी फिजिकल डिस्टेंस करीब 1 मीटर का रखे हुए हैं, उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि जितना भी ध्यान रखा जाए इस बीमारी से बचने का। तो प्रस्तुत है काफ़ी होंगी थोड़ी ठंडी।
ये काफ़ी होरी ठुमरी थी। समय थोड़ा कम है तो देख देख के वैसा नहीं प्रस्तार कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जो भी एक वानगी आपको दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ मैं। इसके बाद मैंने पीलू चुना है और पीलू में एक मैं गत बजाऊंगा, बहुत ही पुरानी गत है, दो मुहा गत इसको बोलते हैं, 2 बार सम आता है इसका एक आवर्तन में। उस समय हारमोनियम के ऊपर बहुत सारी गतों की रचना की गई थी जो खासतौर से हारमोनियम पर बन सके और हारमोनियम के हिसाब से हो, जिसमें मीण का गमक का कम काम हो। तो ऐसी भी रचनाएं काफ़ी विकसित की गई थी उस समय। पीलू की रचना सुनाता हूँ।
चैती एक सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आज रामनवमी है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में होली से ही हम लोग चैती गाना शुरू कर देते हैं और ये रामनवमी तक चलता है। मतलब ऐसा कोई भी दिन, कोई भी शाम ऐसी नहीं होती है, विशेष तौर से गाँव में। शहरों में तो ऐसे भी संस्कृति नहीं बची है। तो रोज होली के दिन से लेकर होली गाने के बाद समापन चैती से करते हैं लोग होली के दिन, और रोज शाम को खाना वगैरह खाने के बाद गांव में किसी ऐसी जगह में जाकर लोग बैठ के चैती गाते हैं आज तक, रामनवमी तक। और उसमें राम के जन्म का काफ़ी उसमें वर्णन होता है कि अवध में जन्मे ललनमा हो रामा और ऐसे करके। और उसमें एक खास बात है कि उसमें रामा संबोधन प्रयुक्त होता है। मतलब तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बाद राम इस कदर जनमानस में छा गए, उनके हृदय में बस गए कि वो एक तरह से संबोधन हो गया अपने आप से बातचीत करने का या किसी और से बातचीत। अगर सखी से भी बात कर रहे हैं या दोस्त से भी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हे राम ये क्या हो गया, राम 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 ये नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा संबोधन कि दुख में भी राम, सुख में भी राम, सब में उनका एक संबोधन बन गया। तो विशेषकर इसमें काफ़ी विरह के भी गीत हैं, खुशी के भी गीत चैती में आते हैं। तो आपको एक राम जन्म से ही रिलेट करके आप इसको सुनिए, एक आपको चैती सुनाता हूँ। ये पहाड़ी पर आधारित है, जो मुख्य जो चैती का ट्यून है वो पहाड़ी पर आधारित होता है।
आज रामनवमी है तो एक भजन आपको रामचंद्र जी का रघुवर तुमको गई लाज पंडित भीमसेन जोशी जी ने गाया हुआ है, बहुत फेमस है, उससे समापन करता हूँ। तबला चेंज कर लेते हैं। Thank you.
धन्यवाद आप सबको जिसने जिसने भी सुना और मेरे वादन का आनंद लिया। जो भी कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी वो मेरी हैं, तो ऐसे ही सुनते रहें और आशीर्वाद देते रहें। मैं फिर से एक बार बीजापुरिया हारमोनियम फाउंडेशन और डॉक्टर रविंद्र कातोटी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।